Dear students, welcome in the lecture series on chemical bonding. तो बच्चों आपका स्वागत है इस केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज में, जहां पर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्योंकि हम लोग जो है वो ऑलरेडी देखिए, आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया है, आपने कोवेलेंट बॉन्ड में पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया है। तो अब हम देखेंगे कि इन तीन, और आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ा हुआ है। तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अलावा कुछ बॉन्ड और भी हैं, कुछ इंटरेक्शंस हैं, जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट लेक्चर्स में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम उसका डिफरेंस देखेंगे। जो दूसरे तरीके के बॉन्ड हमने पढ़े उससे हम डिफरेंस देखना चाहेंगे। तो अगर हम आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी देखें तो हम ये डिफरेंस किसके आधार पर देख पाएंगे? बॉन्ड एनर्जी के आधार पर। तो अगर हम आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी देखें तो वो लगभग 700 से 4000 किलो जूल पर मोल होती है। मतलब बहुत अधिक होती है। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी चाहिए वो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है? अट्रैक्शन होता है कैटायन एंड एनायन के बीच में। अब अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड को देखेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड को अगर आप देखेंगे तो देखिए 200 से 1000 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो कम एनर्जी की जरूरत होती है आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में। और अगर हम इसमें देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो डिफरेंस है, देखिए सिंगल बॉन्ड अगर हमें तोड़ना है कोवेलेंट बॉन्ड तो उसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो 200 टू 500 किलो जूल पर मोल है। अगर डबल बॉन्ड है तो 500 टू 700 किलो जूल पर मोल है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 800 टू 1000 किलो जूल पर मोल ही बॉन्ड एनर्जी होती है। और एक जो हम नया बॉन्ड पढ़ने वाले हैं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम एनर्जी देखेंगे तो वो कितनी है? 10 से 40 किलो जूल पर मोल। देखिए कितनी कम एनर्जी है, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप देखेंगे। इतनी कम एनर्जी होने के बावजूद भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपको डिफरेंस का पॉइंट दिखाया था अबाउट देयर बॉन्ड एनर्जी। तो अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को देखेंगे, ये सिंपल क्या है? इट इज अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम connected to a highly electronegative element and another adjacent electronegative element। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? वो है, एक तो हाइड्रोजन होगा, एक जो एटम होगा जिसके बीच में ये बॉन्ड होगा वो तो होगा हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन भी कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पहले से ही जुड़ा होना चाहिए। और ये हाइड्रोजन फिर अपने एडजेसेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके साथ जो अट्रैक्शन का जो बॉन्ड बनेगा उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हो जाएगा आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो यहाँ पर जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, जिनका साइज छोटा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और होनी चाहिए, अभी आप देखेंगे, वो है इनका साइज। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका साइज। तो देखिए जो फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं वो कौन से फैक्टर हैं? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज। एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए? हाई। तो हाई जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो क्या होगा? देन आप देखेंगे तब ही क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बनेगा। दूसरा, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का अगर हम साइज देखें तो अगर हम इसका साइज देखेंगे तो इसका साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल साइज होना चाहिए। ये नहीं कि हेलोजन में F भी है, Br भी है, Cl भी है, I भी है, तो ये I जो है इट कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये नहीं होगा। कौन बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड? फ्लोरीन, क्योंकि वो क्या है? छोटा साइज। कहीं कहीं पर क्लोरीन भी आपको बनाता हुआ दिखाई देगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन आप देखेंगे कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसका साइज भी छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। तो Cl कर सकता है, Cl भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं कहीं पर करता है किसी किसी मॉलिक्यूल में। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे तो ये कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। एक होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है
दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन का बनना। तो इंटर मॉलिक्यूलर मीन्स दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे। जैसे आप ये देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल है और आपने पोलराइजेशन तो पढ़ ही लिया है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो डाइपोलर होता है। देखिए इसका जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज एटम, और जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारी शर्त क्या थी हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कि हाइड्रोजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो वो दूसरे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है उसके साथ क्या बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए ये ऑक्सीजन है, ये किसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर के साथ जुड़ा है और ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसको हम डैश लाइन से दिखाते हैं क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हो सकता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल में थ्रू आउट जो बल्क है उसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलते हैं। ऐसे ही आप देखिए NH3 में देखिए ये N के ऊपर क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन जुड़ा है इस नाइट्रोजन से, ये हाइड्रोजन जुड़ा है इस नाइट्रोजन से, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है और स्मॉल साइज का है। तो इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ क्या बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, अट्रैक्शन होगा। तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे की ओर क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे। ऐसे ही आप HF मॉलिक्यूल को देखिए, HF मॉलिक्यूल को भी आप देखेंगे तो ये HF देखिए और ये HF, तो HF के साथ जुड़ा है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है और ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर के साथ क्या बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है। देखिए ये मॉलिक्यूल तो सेम है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है। NH3 के बीच में है, HF के बीच में है, और ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। ये देखिए हमने अल्कोहल दिखाया है ROH, और ये ROH ये भी सेम मॉलिक्यूल है। अल्कोहल्स के बीच में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया हुआ है ये एक अल्कोहल है, एक वाटर है, एक अल्कोहल है। तो आप देख सकते हैं अल्कोहल और वाटर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, यानी अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, और ये भी देखिए ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए HCOOH, तो ये H इसके ऑक्सीजन के साथ देखिए अट्रैक्शन में है और ये वाला O इसके दूसरे वाले जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है। ऐसे ही आप ये देखिए ये मेटाक्लोरोफिनॉल जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन जो है वो इन्वॉल्व है इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक का H और दूसरे का Cl, ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें, अब देखिए क्या है इंट्रा मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। तो एक ही मॉलिक्यूल है, देखिए ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखिए ये नाइट्रो ग्रुप है और ये OH ग्रुप है। तो ये एक दूसरे के इतने क्लोज हैं, ये ऑर्थो आइसोमर है। कैसा आइसोमर है? ऑर्थो आइसोमर। ये भी ऑर्थो आइसोमर है। तो ऑर्थो आइसोमर में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये जो OH है इसका H इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे के साथ क्या बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो ये किसी इसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो जहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी, क्योंकि ये H जो है वो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर हम ये मॉलिक्यूल देखें, अगर हम इसे हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, हम इसका IUPAC नेम देखें तो ये क्या है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये यहां पर भी आप देखेंगे कि ये O है, देखिए COH ग्रुप का, और OH ग्रुप का जो H है वो उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो विद इन द मॉलिक्यूल होगी उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, और जहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी। तो आई थिंक आप डिफरेंस देख चुके हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो दो सेम मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकती है, लेकिन वो बीच में होगी दो मॉलिक्यूल्स के। और यहां पर क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल होगी। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं विद इन, देखिए दो अंतर है, विद इन द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है। और अगर आप इंटर मॉलिक्यूलर को देखेंगे तो ये क्या है, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ठीक है, ये अंतर है इंट्रामोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब आप देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका नेचर, हमारा जो संसार है इसमें इसका क्या महत्व है, बहुत महत्व है। हमारा संसार क्या है, हमारा संसार है हम खुद, हमारी जो एनिमल की बॉडी है, और जो दूसरा जो पार्ट है वो है प्लांट्स। तो ये प्लांट्स और एनिमल बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कहाँ कहाँ पर प्ले करता है ये हम देखेंगे। देखिए प्लांट्स में अगर हम देखेंगे कि पानी जो है वो जड़ से पत्तियों तक चला जाता है। तो जड़ से पत्तियों तक कैसे चला जाता है, एक तो है कि अगर छोटा प्लांट है तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू चला जाएगा, लेकिन अगर बड़ा प्लांट है उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट पुल करना है पानी को। ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, अगर मैं पेड़ की बात करूं तो इस पेड़ में बड़े बड़े पेड़ हैं, अब ठीक है, ये बड़ा बड़ा पेड़ है, ओके। और इस पेड़ को अगर आप देखेंगे तो ये इसको यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक पानी पहुंचाना है। तो ये पानी पहुंचाने में कौन हेल्प करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि क्या होगा कि ये जो H2O है, मान लीजिए एक H2O मॉलिक्यूल ये है, दूसरा H2O मॉलिक्यूल ये है, तीसरा H2O मॉलिक्यूल ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं H2O के। तो ये H2O के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। ये सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल है, सॉइल में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके पेड़ के अंदर जब ये चलेगा, जब ये प्लांट के अंदर चलेगा तो भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये देखिए चेन सी बना दी इन्होंने। तो इस चेन की वजह से क्या होगा, आसानी से अगेंस्ट ग्रेविटी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो प्लांट ले लेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि प्लांट्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफर है फ्रॉम रूट टू जो लीव्स से है, फ्रूट से है, वहां तक वो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा तो वो एक चेन बना देगा, और चेन के थ्रू वो क्या कर सकता है, आसानी से पानी को ले सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट्स के, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं हम में भी और प्लांट्स में भी। तो हमारे शरीर में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। प्रोटीन्स किससे बने हुए होते हैं, एमिनो एसिड से। किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड। और ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये एक दूसरे से जब जुड़ती हैं तो ये किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो ये जुड़ गई, एमिनो एसिड जुड़ी पेप्टाइड बॉन्ड से, CONH ग्रुप से, और ये क्या कहलाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एक चेन दूसरी चेन के साथ जुड़ी है, तीसरी चेन के साथ जुड़ी है, तो ये आपस में चेन से जुड़ी हुई है। ये चेन जो जुड़ी हुई है ये किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ी है, देखिए डॉट लाइन से दिखाया है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो पहला जो चेन है ये तो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, लेकिन ये पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ी है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें शीट टाइप का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो है फोल्ड होना शुरू होंगे ना, प्रोटीन तो हमारी बहुत फोल्डेड होती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम प्रोटीन की, तो क्या होगा, चाहे वो कहीं के भी प्रोटीन्स हो, प्लांट्स के हो, एनिमल्स के हो, तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू फोल्डिंग होनी शुरू होती है। फिर आप देखेंगे प्रोटीन्स के टर्शरी स्ट्रक्चर्स को। अगर हम प्रोटीन्स के टर्शरी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो अगर मैं एक ये मायोग्लोबिन की बात कर रही हूँ और ये हीम है, इसके चारों ओर क्या है, ये है प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये ऐसे देखिए गुच्छे से बिल्कुल चारों ओर से आ गई है। तो इसका मतलब है कि पहला जो काम था वो तो था कि जो एमिनो एसिड की चेन थी उनका जो एमिनो एसिड्स का जुड़ना, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर एमिनो एसिड्स क्या बना रहे हैं, ऐसे हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं,
शीट स्ट्रक्चर बना, हेलिक्स बना रहे हैं, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और ये हेलिक्स फर्दर फोल्ड हो रहा है, देखिए फर्दर फोल्ड, क्योंकि उसको ऐसे नहीं रहना है कि ये ऐसा रहेगा, लेकिन इसको क्या रहना है, इस तरीके से फोल्डिंग होनी है। अब ये जो फोल्डिंग होगी, ये फोल्डिंग जब हो जाएगी तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये जो फोल्डिंग हो रही है, इस फोल्डिंग में क्या होगा, जो बीच बीच में ये जो फोल्ड है, ये बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहेंगे। कैसे? क्योंकि आप जानते होंगे कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसमें दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, COH एंड NH2 ग्रुप। तो ये जो COH और NH2 ग्रुप है, इनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इनमें कौन से ग्रुप हैं, N एंड O एंड H ग्रुप है। तो ये जो N और O ग्रुप है वो H के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे इनका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एक अल्फा चेन, बीटा चेन, देन अल्फा चेन, देन बीटा चेन। और यहां पर भी एक हीम होता है, देखिए हर एक के पास आपने पढ़ लिया है, ये एक हीम है, ये एक हीम है, ये एक हीम है और ये एक हीम है। तो अब ये देखिए, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, 4 यूनिट है। और ये चारों यूनिट भी क्या होंगी, एक दूसरे से जुड़ी होंगी। ये 4 यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, लेकिन ये जो 4 यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, तो जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है उसमें कई तरीके के बॉन्ड होते हैं, जैसे उसमें आयनिक बॉन्ड भी होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, और उसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होते हैं। जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं वो भी एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं। तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्लांट्स में, एनिमल्स में, प्रोटीन्स की फोल्डिंग में हेल्पफुल है, ताकि प्रोटीन जो है वो तो बहुत बड़ी मॉलिक्यूल होता है, उसको बहुत छोटी सी जगह में फिट होना है, तो उसके लिए वो फोल्डिंग करता है। और जो सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है, वहां पर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड की जरूरत होती है। फिर आप देखेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो DNA में भी पाया जाती है। DNA जिसको न्यूक्लियोटाइड हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो DNA जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक मटेरियल। अब इस जेनेटिक मटेरियल में भी आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। देखिए जेनेटिक मटेरियल का एक हेलिक्स ये है, दूसरा हेलिक्स ये है, दोनों जुड़े रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब देखिए इसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, देखिए इसमें। तो इसमें जो है वो फास्फोरस ग्रुप भी जुड़े हुए होते हैं। ये जो बीच में जहां से जुड़ना है वहां पर न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड 4 होते हैं मेन। एडेनिन इसको A कहते हैं, देन थाइमिन इसको T कहते हैं, साइटोसिन इसको C कहते हैं, ग्वानिन इसको G कहते हैं। तो ये किस सीक्वेंस में होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसा है। लेकिन ये जो जुड़े हुए होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाया है, मतलब डबल बॉन्ड मीन्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए डॉटेड लाइन दिखाई हुई, यानी A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है। A और T के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और अगर मैं G और C की बात करूं, ग्वानिन एंड साइटोसिन की, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाया गया, देखिए ये साइटोसिन है और ग्वानिन है। तो इस तरीके के ग्रुप्स देखिए, इसमें जो ग्वानिन है इसमें एक O ग्रुप है, एक N ग्रुप है, एक यानी 2 N ग्रुप है, NH ग्रुप है और एक O ग्रुप है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो साइटोसिन है वहां पर N है, NH है, O है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, दूसरा यहाँ पर बन रहा है, तीसरा यहाँ पर बन रहा है। तो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और अगर आप एडेनिन और थाइमिन के बीच में देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही पॉसिबल है। ये एक NH2 ग्रुप है और एक N ग्रुप है, और यहाँ पर एक NH ग्रुप है, एक O ग्रुप है। तो इसकी वजह से केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में, इन बायोलॉजिकल सिस्टम, कितना इंपॉर्टेंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो ये तो रहा ह्यूमन सिस्टम में इंपॉर्टेंस हाइड्रोजन बॉन्ड का। अगर वो नहीं होगा तो ये सब चीजें अनस्टेबल हो जाएंगी, हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। भाई अगर बॉन्ड ही नहीं होगा इनके बीच में तो वो इतनी छोटी सी जगह में कैसे फिट होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी एप्लीकेशन इन नेचर।
और एक और एप्लीकेशन आप पाएंगे प्लांट्स में, आप देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द लीफ सरफेस। आप लीफ सरफेस की पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं, ये किसकी वजह से है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग लीफ के साथ ये नहीं बनाते हैं, तो इसलिए ड्रॉप की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़कर ड्रॉप फॉर्म बना देते हैं। ओके, तो ये ड्रॉपलेट का जो फॉर्मेशन है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए ये जो लीफ है उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। आपने नाम भी सुना होगा कि हम ऐसे कहेंगे कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और एडहेशन कम है। कोहेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के लिए अट्रैक्शन, तो कोहेशन कहलाएगा। और जबकि जो एडहेशन है वो वाटर मॉलिक्यूल का किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, जैसे लीफ की सरफेस पर जो भी सब्सटेंस है उनके साथ जो उसका अट्रैक्शन होगा उसको एडहेशन कहेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कोहेशन अधिक है, एडहेशन कम है। यानी वो कोहेशन क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए ड्रॉपलेट्स बनते हैं। हम देखेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं इन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिकल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि ये अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है मॉलिक्यूल्स के नेचर में। तो जो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे कैसे पड़ता है आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ लिया है कि अगर मैं बात करूं कि ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ देखिए जुड़ रहा है, ये देखिए, ठीक है, तो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब जुड़ेगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम डैश लाइन से दिखाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे ये एक लंबी चेन, लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा। और जैसे जैसे लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट जब इंक्रीज होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये जो बॉन्डिंग है ये क्या है? दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट को क्या करती है? इंक्रीज करती है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करती है। क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, तो बॉन्ड जब उसने बना लिया तो यहाँ पर OH दिखा देते हैं, यहाँ पर O दिखा, तो जब ये बॉन्ड बना दिया तो अभी दूसरे मॉलिक्यूल, अगर मैं यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल चाहूं कि यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए, तो क्या ये इस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना पाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड? नहीं। तो इंट्रा मॉलिक्यूल में केवल एक ही मॉलिक्यूल है, और जबकि इंटर मॉलिक्यूल में बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, और कम मॉलिक्यूल तो कम बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए जो है जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर होगी उन मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे, और जहां पर ये बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अधिक होगा। देखिए यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया है H2O। अगर मैं H2O को देखूं तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, H2S का -60.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, H2SE का -41.25 डिग्री सेंटीग्रेड है, H2TE का -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप देखिए कि अगर मैं हाइड्राइड्स की बात करूं 16th ग्रुप एलिमेंट्स की, तो सबसे ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका सबसे अधिक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है। फिर ये अब H2S के बाद आप देखेंगे अगेन इंक्रीज होना शुरू होगा। कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको, ये देखिए इस तरीके का कर्व हमें मिलता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इसे बढ़ना चाहिए। ये H2O है, ठीक है, ये H2S है, देन H2SE है, देन H2TE है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि सबसे ऊपर जो है उसका सबसे अधिक है, बाकी तो ठीक है क्रम। तो ये क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ऐसे ही आप देखिए HF, HCl, HBr, HI, तो अगेन आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो HF है वहां पर क्योंकि क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसी? इंटरमॉलिक्यूलर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी इंटरमॉलिक्यूलर, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है। और धीरे धीरे आप देखेंगे जो मेल्टिंग पॉइंट है इट डिक्रीज्ड इन HCl एंड देन अगेन इंक्रीजेज। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो पहला मॉलिक्यूल है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे अधिक होती है।
अब अगर हम आगे देखेंगे कुछ ऑर्थो एंड मेटा एंड पैरा मॉलिक्यूल्स के, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे जो ऑर्थो आइसोमर्स होते हैं हाइड्रोक्सी के, कार्बोक्सिलिक, कार्बोनिल एंड क्लोरो कंपाउंड्स के, उनका एमपी जो है या बीपी जो है वो क्या होता है, कम होता है ड्यू टू इंट्रा न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो ऑर्थो आइसोमर होते हैं इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और जो पैरा और मेटा आइसोमर होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, क्योंकि पैरा और मेटा में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाई देगी। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दिखाई देगी वो होगी इंटरमोलिक्यूलर। तो जहां पर इंटरमोलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल जुड़े, इसलिए यहां पर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ओके, तो ये बात रही बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। अब हम जो बात करेंगे विस्कोसिटी की बात करेंगे, तो विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है लिक्विड के, अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, क्योंकि मॉलिक्यूल नजदीक आ जाते हैं इसलिए इट इंक्रीजेस द विस्कोसिटी इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसकी वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे इसलिए उनकी विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे, स्पेशली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात अगर करेंगे जहां पर लार्ज रेशियो होगा OH ग्रुप्स का विद टू द हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। अगर हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स से इनका जो रेशियो देखें, अगर OH ग्रुप्स का रेशियो अधिक होगा, जैसे कि सेल्यूलोज है, स्टार्च है, एल्कोहल है, तो वो क्या होंगे, पानी में सॉल्युबल होंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनमें OH का रेशियो ज्यादा होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये आसानी से घुल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए एल्कोहल है, एल्कोहल वाटर के साथ देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो इसका मतलब ये जुड़ गया इसके साथ, और जब ये जुड़ गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो जहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो रेशियो है वो अधिक होगा हाइड्रोकार्बन ग्रुप से, यानी R ग्रुप से, वहां पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। पोलर सॉल्वेंट्स की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। और अगर हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो देखिए ये यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, और इसको अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये तो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा है, तो इसलिए ये इस वाटर मॉलिक्यूल में नहीं घुलेगा। तो जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर सॉल्युबिलिटी हाई होगी वाटर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, और जहां पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लो होगी मॉलिक्यूल्स की। अब अगर हम वोल्टिलिटी देखें तो वोल्टिलिटी को अगर हम देखें तो ये किस पर डिपेंड करती है, बॉइलिंग पॉइंट पर। तो जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी कम वोल्टिलिटी होगी, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी आसानी से वो वोलेटाइल होगा। तो अगर हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, चेन बन रही है, एक लॉन्ग चेन बन रही है, और लॉन्ग चेन बनेगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो वोल्टिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो लो वोलेटाइल कंपाउंड्स होंगे जिनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जबकि अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को देखें जहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में नहीं जुड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टिलिटी इंक्रीज होगी। इसलिए जहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर वोल्टिलिटी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की कम होगी। अब आप देखिए नहीं, वोल्टिलिटी क्या होगी, सॉरी, बढ़ जाएगी। यहां पर वोल्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आप देखिए फिजिकल स्टेट, ये जो प्रॉपर्टी है ये जो हमें बताती है कि फिजिकल स्टेट क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें बताती है। फॉर एग्जाम्पल H2S है, H2SE है, H2TE है, ये क्या है, गैस है। जबकि उसी ग्रुप का जो हाइड्राइड है जो सबसे ऊपर होता है H2, वो क्या है, लिक्विड है। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन है, यहाँ पर छोटा मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब सारे मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक, तो ये कैसा है, लिक्विड है। जबकि H2S में S बड़ा है, Se बड़ा है, Te बड़ा है, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। तो जब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो यहां पर क्या होगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो भी कैसी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये कैसा होगा, लिक्विड होगा नेचर में।
ओके। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में आज तक आपने सोचा नहीं होगा इतना कि वो कितना इंपॉर्टेंट है इवन इन नेचर। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं, जबकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है। इसकी जो एनर्जी है वो 10 to 40 किलो जूल पर मोल है। और आपने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है कि ये एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर, ठीक है, हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर से जुड़ा है वो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर से अट्रैक्ट होकर एक बॉन्ड बनाता है, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए एक एलिमेंट की, और उसका साइज छोटा होना चाहिए। और ये दो तरीके की होती है कि इंटर मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में ये मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं या ये मॉलिक्यूल डिफरेंट हो सकते हैं। और दूसरे तरीके की जो बॉन्डिंग है वो इंट्रामॉलिक्यूलर है, विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी। जब इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगी तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। आपने देखा नेचर में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स में ड्रॉपलेट्स बनाने के लिए, वाटर के ट्रांसलोकेशन के लिए, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डीएनए, सब जगह आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देन आपने इसके इफेक्ट्स देखे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इंक्रीज होंगे, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर होगी तो डिक्रीज होंगे। देन आपने देखा कि अगर ऑर्थो आइसोमर होगा तो उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। विस्कोसिटी यानी जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा विस्कोसिटी। सॉल्युबिलिटी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच में जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा उस मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी होगी। वोल्टेलिटी अगर आप देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करती है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर होगी उनकी वोल्टेलिटी कम होगी, जहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर जो वोल्टेलिटी है वो अधिक होगी। फिजिकल स्टेट हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्यों लिक्विड है, क्यों गैस है, ये हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड समझा सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद आप देखेंगे हम पढ़ेंगे कुछ इंटरैक्शंस के बारे में, वीक इंटरैक्शंस जिन्हें कहते हैं। तो वो हटके एकदम इंटरैक्शन, नो बॉन्ड, बॉन्ड नहीं कहलाएगा, बट दे आर टाइप ऑफ इंटरैक्शंस, बट द इंटरैक्शंस दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स एज वेल एज इन द केमिकल्स। ओके, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।